यदि आप हर सुबह आंखें खुलते ही किसी लक्ष्य के प्रति उत्साहित नहीं होते हैं, तो मेरे दोस्त, इसका मतलब यह है कि आप जी नहीं रहे हैं, बस जिंदगी काट रहे हैं। साथियों, सुप्रभात। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर टाइप प्रोजेक्ट पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया, एक ऐसा मंच मेरे दोस्त, जिस मंच के माध्यम से हम निःशुल्क हजारों की संख्या में प्रत्येक दिन इस पावन मंच के द्वारा सीखते हैं और सीखने के बाद सिखाते हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रेरणा के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात लक्ष्य तय करना होता है, और आपका हमेशा एक लक्ष्य आवश्यक होना चाहिए मेरे दोस्त। लक्ष्य के बिना जिंदगी अधूरी है। अगर आपका लक्ष्य नहीं है तो जीवन में बड़ी सफलता कभी भी नहीं मिल सकती। इसलिए लक्ष्य को जरूर निर्धारित करें दोस्तों। जीवन में तकलीफ उसी को आती है जो हमेशा जिम्मेदारी उठाने को तैयार रहते हैं, और जिम्मेदारी लेने वाले कभी हारते नहीं मेरे दोस्त। या तो जीतते हैं या फिर सीखते हैं, और सीखना ही जिंदगी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मेटाफोर्स ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज पावन मंच पर आप सभी के बेहतरीन सहयोग से टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से एक बेहतरीन जबरदस्त डायनेमिक लीडरशिप को आमंत्रित करता हूं, जो हमारे बीच में आज के प्रशिक्षण सत्र को क्रियान्वित करने आ रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इस सेशन को कंप्लीटली अटेंड करेंगे, डायरी पेन लेकर के बैठेंगे कि कुछ नोट्स बनाएंगे, निश्चित रूप से आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आमंत्रित करते हैं बेहतरीन लीडरशिप श्रीमान शिवकांत त्रिपाठी सर। हम सब दिल की गहराइयों से आपका पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर स्वागत करते हैं। ग्रेट सर। थैंक यू आपको। इस टाइगर टीम इंडिया के मंच को संचालित करते हुए इतने साल हो गए हैं और आप नए नए लीडर्स को मौका देते हैं। आपकी नियमितता अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करती है। आपको दिल से बहुत बहुत आभार। और मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ मुकेश कुमार सैनी के प्रति, अपने मेंटर, महागुरु। जो भी वर्ड बोले बहुत कम पड़ता है। एक बहुत ही विजनरी पर्सन मिस्टर के एल शर्मा सर, जिनके विजन को लेकर के हम लोगों ने काम की शुरुआत किया और आज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने क्रिएट किया। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए स्पेशली हम बात करते हैं साथियों, सुबह का ट्रेनिंग सेशन जो होता है, तो उसका उद्देश्य बता देता हूँ मैं। ट्रेनिंग सेशन का उद्देश्य ये होता है कि यदि पहले से कोई लीडरशिप इस प्रोजेक्ट पे, इस विधा में, इस सिस्टम से, इस मार्ग से यदि कुछ भी उन्नत की है, कुछ भी ग्रोथ की है, तो अपने अनुभव का निचोड़ हमारे पास तक पहुंचाए। ये सिलसिला रहता है हमारा मॉर्निंग का। शाम का रहता है कि इस सिस्टम से हम कैसे इनकम प्राप्त करें, इस सिस्टम को कैसे रन करें, इसका क्या रोड मैप है, क्या विजन है, लॉन्ग टर्म क्या मिल सकता है, शॉर्ट टर्म क्या मिल सकता है। ये सारी चीजों का प्लान प्रेजेंटेशन होता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। खासतौर से सुबह हम ट्रेनिंग सेशन पे हाउ पे ज्यादा बात करते हैं, और शाम को जो होता है ट्रेनिंग सेशन, उसमें वाई पे ज्यादा बात होता है कि इस कॉन्सेप्ट को हमें क्यों अपनाना चाहिए। तो ये क्लियर है। तो आज चूंकि सुबह का मॉर्निंग सेशन है, इसलिए हम बात करेंगे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में हम सब लोग मिल करके कैसे आगे बढ़ें, कैसे स्टेप बाय स्टेप सफलता के नित नए सोपान को अपन टच करते रहें, प्राप्त करते रहें, और एक बहुत अच्छा उदाहरण अपनी टीम के लिए प्रस्तुत कर पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम जहां बात आती है मेटाफोर्स की, तो थोड़ा हमें समझना पड़ेगा कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं साथियों।
एक मिनट साथी। चलिए, सर्वप्रथम हम बात करते हैं मेटाफोर्स में हम कैसे डेवलप हों, कैसे हमारी टीम ग्रो करे, कैसे हम एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट करें। जनरली बात करते हैं मिडिल क्लास फैमिली के ही लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। तो जनरली एक कोई ना कोई एक ठोस प्लानिंग बनानी बहुत जरूरी रहती है। हमारे सीनियर पार्टनर के साथ मिल करके हमें ये तय करना पड़ेगा कि कब हम कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं, उसकी डेडलाइन क्या होगी। जब तक हम इसमें बात नहीं करेंगे तब तक हम अनियंत्रित होकर काम करेंगे और हम अपनी टीम को भी कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। तो इसमें सर्वप्रथम बात आती है, प्लानिंग करने में सब सर्वप्रथम बात आती है ड्रीम की। उसका एक फार्मूला है, DGPBA। इसको मैं हमेशा याद दिलाता रहता हूँ। कई बार क्या होता है, हम काम में बहुत तल्लीनता के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत तन्मयता के साथ हम डूब जाते हैं और कोई एक स्टेप मिस करने लग जाते हैं और वो पता ही नहीं चलता है। फिर लास्ट में बोलते हैं कि मिसिंग कहाँ से हो गई। हमें तो सफलता का एक ऐसा सूत्र मिला था कि यदि हम उसको फॉलो करते तो उसमें कोई डाउट ही नहीं था हमारी सफलता पे। फिर भी ये मिसिंग कहाँ से हुई? तो मिसिंग ये होती है कि हम संतुलन नहीं बना पाते हैं। ड्रीम पे बहुत बात हुई है पिछले 20 वर्षों से, खास तौर से नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर पे। जब से नेटवर्क मार्केटिंग का उदय हुआ है तब से ड्रीम पे बहुत सारी कंपनियों ने बात किया है। मैं समझता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग के सबसे पॉजिटिव और सबसे जो कहना चाहिए उल्लेखनीय काम हुआ है, खासतौर से हमारे देश में, भारत में, वो हुआ है कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने सबसे ज्यादा ड्रीम पे बात किया है। तो ड्रीम पार्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। इसमें मैं बात नहीं करूंगा ज्यादा, बहुत लंबा विषय है। इसमें भी पार्ट पार्ट में होना चाहिए। पहले छोटे ड्रीम बनाने चाहिए, फिर थोड़ा बड़े ड्रीम, फिर थोड़ा और बड़े ड्रीम, फिर थोड़ा और बड़े ड्रीम, फिर थोड़ा और बड़े ड्रीम। इस तरीके से चरणबद्ध तरीके से हमको इनको सुनियोजित करना पड़ता है। तो ड्रीम वाला पार्ट वो आपका व्यक्तिगत विषय है, स्वैच्छिक विषय है कि आप कितने डिवोटेड हैं उस ड्रीम को प्राप्त करने के लिए। आपको ही बनाना पड़ेगा। अपने सीनियर पार्टनर या अपने फैमिली के साथ बैठ करके आप बनाइए कि हमें मेटाफोर से क्या इनकम प्राप्त हो सकती है, उससे हम क्या अचीव कर सकते हैं। खासतौर से यदि मेरे से कोई पूछे कि आप मेरे को थोड़ा सा इसमें अपना व्यू बताइए, तो मैं बताऊंगा कि 1 CR पर एनम ये होना चाहिए सबसे स्टार्टिंग वाला हमारा गोल। 1 CR पर ईयर ये होना चाहिए हमारा। अब इसमें जो हमको ड्रीम चाहिए, 1 करोड़ रुपए प्राप्त करने के बाद हमें क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या हासिल करना है, किन वस्तुओं को हमको परचेज करना है, या क्या कहाँ डेस्टिनेशन में कहाँ जाना है, इसको डिफाइन करना है। ये बहुत विस्तृत विषय है। कई बार हमें मेटाफोर्स के पोटेंशियल का पता नहीं चल पाता। कई बार हमको लगता है कि जैसे ऐसे ही कंपनियां हैं जो मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग टाइप में आती हैं और ड्रीम पे बात करती हैं, फिर उतना कुछ हो नहीं पाता जनरली तौर पे। वो बहुत घोर निराशा होती है कि अरे हम तो इतने बड़े विजन के साथ में आए थे, ऐसा हुआ नहीं है। बट मेटाफोर्स में बहुत, कहना चाहिए, प्रबल संभावनाओं का प्लेटफॉर्म है मेटाफोर्स। संभावनाओं का नहीं, प्रबल संभावनाओं का। इसमें पोटेंशियल बहुत हाई लेवल पे है। अब हम कितना अचीव करते हैं वो हमारे व्यक्तिगत निर्णय, हमारे कार्य करने की शैली, हमारे विजन, हमारे बॉडी लैंग्वेज, हमारे सेल्फ इमेज, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं कि हम इसमें कितना अचीव करते हैं। बाकी पोटेंशियल में कोई कमी नहीं है। तो ड्रीम पार्ट को हमें क्लियर कर लेना चाहिए। ड्रीम पार्ट को क्लियर करने के बाद DG आना चाहिए हमें गोल पे। गोल ये होता है कि जैसे आपको ये चीज हासिल करनी है, लेकिन आपने कोई तयशुदा समयबद्ध नहीं किया, आपने उसको टाइम बाउंडेशन नहीं किया आपने कि कब तक में वो चीज चाहिए। तो उसको यहाँ पे क्लियर करना रहता है। ये सक्सेस का कोई ऐसा फार्मूला मैं आपसे शेयर नहीं कर रहा हूँ कि मेरे मस्तिष्क की उपज है, बल्कि ये सफलतम लोग जो हुए हैं विश्व में, उन सभी का एक कॉमन चीज है। उन सभी लोगों ने इसी फार्मूले को इस्तेमाल किया है।
मुझे धीरू भाई अंबानी ने एक विजन देखा था, एक ड्रीम देखा था। पहले पहले जो उनका आज की डेट में रिलायंस का एम्पायर है, तो उतना बड़ा एम्पायर या उससे बड़ा एम्पायर पहले उनके मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स है, वहां जो छोटे छोटे तंतु हैं, वहां पर पहले उन्होंने सेट किया होगा, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होगा, वहां पे गैस पाइपलाइन और जितना ये एनर्जी वगैरह जो भी उनके बड़े बड़े टेक्सटाइल जो भी उद्योग हैं, सबसे पहले वो मस्तिष्क के अंदर जो न्यूरॉन्स दौड़ रहे हैं, धारा प्रवाह, पहले उस दौड़ के साथ उन्होंने अपने ड्रीम को शामिल किया था, रग रग में उतार लिया था। उसके बाद बाहरी दुनिया में उनका ये स्ट्रक्चर बना था। पहले तो उन्होंने अपने जो उनका एक इनर माइंड है, उस मस्तिष्क के अंदर उन्होंने अपने ड्रीम को डिसाइड किया था कि मेरा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा होगा। उसके बाद वो सूक्ष्म रूप से होते होते स्थूल रूप में आ गया। तो ये सफलता का एक ऐसा सूत्र नहीं है जो मैंने बता रहा हूँ, बल्कि ये कोई भी चाहे जिस क्षेत्र में सफल हो, वो इन्हीं फार्मूलों को इस्तेमाल करता है, वो चाहे जाने या अनजाने में करता हो, पर फार्मूला यही है। सपोज दैट आप ये नहीं जानते हैं कि सूरज की गर्मी से मतलब हीट हो सकता है या टेम्परेचर बढ़ सकता है, हम बाहर हैं, आप जाने या ना जाने, लेकिन सूरज तो अपनी गर्मी को बिखेरेगा ही बिखेरेगा। आप उसकी पद्धति को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं कि हाइड्रोजन हीलियम क्या हो रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, कैसे एनर्जी ब्लास्ट हो रही है, कैसे एनर्जी हमारे पास पहुंच रही है। आपको साइंस की चीजों को पता हो या ना पता हो, लेकिन वो टेम्परेचर तो आप फील करेंगे ही करेंगे आप। 1 ग्राम सोना का यदि रख दिया जाए कहीं पृथ्वी पे, 1 ग्राम, तो 145 किलोमीटर की एरिया चारों तरफ सर्किल में 145 किलोमीटर की एरिया जल के राख हो जाएगी। ये ज्ञान हमें हो या ना हो, लेकिन सूरज तो अपना काम कर ही रहा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी लाइफ में सफल हो रहे हैं, वो इसी पद्धति से सफल हो रहे हैं। सबसे पहले अपना ड्रीम डिसाइड करते हैं, उसके बाद गोल डिसाइड करते हैं। गोल का सीधा सीधा मैं सीधे मुख्य बिंदु पे आता हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा गोल को डिफाइन करने में। सबसे सरलतम रूप है, ड्रीम में जब आप गोल डेट डाल देते हैं, तो आप बंध जाते हैं। आप खुद ही एक मर्यादित तरीके से, व्यवस्थित तरीके से आप काम करने लग जाते हैं। आपका चरित्र बल बढ़ जाता है, आपके जो अंदर के संस्कार हैं वो आपको झंझोड़ने लगते हैं, आपको कचोटने लगते हैं कि आप ही वो व्यक्ति हैं जो आपने ये ड्रीम देखा है और ये टाइम आपने सेट किया है। अब वो टाइम धीरे 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 पास आ रहा है, उल्टी गिनती शुरू हो रही है। तो उसी समय हम आलस वगैरह त्यागना शुरू कर देते हैं। ये बहुत साइंटिफिक चीजें हैं, अपने आप बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स डेवलप होंगे, ऐसे रस रसायन पैदा होंगे कि हम अपने आप उन चीजों में बंधने लग जाएंगे, और हमारे अंदर एक बहुत ही ज्यादा एक बेचैनी कहें, कौतूहल कहें, उत्साह कहें, जो भी कहें, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो इंजॉयमेंट होगा, जो आनंद की अनुभूति होगी, उसको प्राप्त करने का जो अभी एक सुगंधित एक वो आ रहा है, एक एक थोड़ा थोड़ा हल्का 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 कहना चाहिए कि वो एहसास हो रहा है। वो एहसास आपको मर्यादित करेगा, आपको सुबह उठाएगा, आपके शरीर से, आपके मन मस्तिष्क से आलस्य का सरमूल रूप से विनाश करेगा। क्योंकि आप बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हो गए हैं, बहुत ज्यादा कमिटेड हो गए हैं। कोई आलस्य नहीं। गांधी जी ने डिसाइड कर लिया था कि हमें ये नमक कानून तोड़ना है और हमें जाना है दांडी यात्रा में, तो उनके शरीर में कोई आलस नाम की चीज नहीं रह गई, कोई भी आलस नाम की चीज नहीं रह गई। मोदी जी जब रैली करते हैं, चुनावी रैली करते हैं यहाँ से लेकर के वहां तक, तो कोई आलस नहीं रह जाता उनके मन मस्तिष्क के अंदर कि कोई अब आलस्य है। आलस्या, एक कहावत भी, आलस्य नाम मनुष्याण, ऐसा करके एक कहावत है। महारिपु, मतलब आलस से मनुष्य के अंदर जो है तो सबसे बड़ा शत्रु है। वो कब हटेगा? जब आप उसको माहौल नहीं देंगे। जब आप उसको माहौल देंगे तो वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, अपना विकराल रूप धारण धारण करेगा। फिर आपको लगेगा गर्मी है, ठंडी है, बरसात है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये प्रादुर्भाव आपके मस्तिष्क में आपके ही द्वारा हो रहा है, हमारे ही द्वारा हो रहा है, हम ही उसको उस तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि जब आप डेट डाल देते हैं कि मुझे अपना 12 स्लॉट कंप्लीट कर लेना है, और कम से कम 30 जून के पहले कंप्लीट कर लेना है, या 15 जुलाई तक में कंप्लीट कर लेना है, या एनी हाउ 15 अगस्त के पहले पहले मैं 12 लोगों को, 15 अगस्त के पहले 12 लोगों को 12वें स्लॉट तक मैं पहुंचा दूंगा। अब जब आपने 15 अगस्त डेट डाल दिया, तो आप कमिटेड हो गए। ये है गोल का महत्व। आपने ड्रीम डिसाइड किया कि मुझे 1 CR पर एनम कमाना है,
इसके लिए मैं मेटाफोर ज्वाइन किया हूँ। ठीक है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ बातें हैं, ठीक है, वो सब होगा, पर अभी तो मैं उस चरण में नहीं पहुंचा हूँ, अभी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूँ। तो अभी तो एक जो मेटाफोर्स में जिन्होंने कई लोगों ने ये एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कि 1 करोड़ साल का एक रेगुलर रेगुलर इनकम कमाई जा सकती है मेटाफोर्स में, वो भी केवल टेक्सटाइल को फोकस करके। टेक्सटाइल तो चलता रहे अनवरत, आबाद गति से निर्बाध गति से कंटिन्यू चल ही रहा है, चलता ही रहेगा लगातार। तो आपने गोल सेट कर लिया कि मैं गोल में, मतलब ड्रीम में डेट डाल दिया, गोल में कन्वर्ट हो गया। यहाँ चरण तक आपको पहुंचना पड़ेगा। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या है कि अब आपको एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। आपको मैं कैसे पहुंचूंगा, 12 स्लॉट मेरे कौन हो सकते हैं, कौन लीडर हो सकते हैं, वो तो अभी 6 में ही हैं, वो तो 7 में ही हैं, उनका तो अभी उतना ज्यादा डेडिकेशन ही नहीं है, तो मुझे 7वां लेख तैयार करना पड़ेगा। इन सब चीजों को डायरी में आपको लिखना पड़ेगा। मेरे 12 लेख, 15 लेख, 20 लेख कौन है, जिनमें से मैं 12 सेलेक्ट कर पाऊं। इन उसका एक विस्तृत और एक व्यापक आकलन और अन्वेषण करना पड़ेगा, आत्म संशोधन करना पड़ेगा, विचार विमर्श करना पड़ेगा। आपके जो भी सहयोगी हैं, जो भी आपके सीनियर पार्टनर हैं, उनके साथ बैठ करके एक विस्तृत योजना बनानी पड़ेगी कि ये तो कमिटेड हूं मैं कि मैं 12 लोगों को 12वीं लेवल तक ले जाऊंगा, पर ले जाऊंगा कैसे, मेरी नेम लिस्ट कैसी होनी चाहिए, फिर उसमें मैं कितना पर डे कॉल करूंगा, फिर मैं कितना फॉलोअप कर सकता हूँ, कितने लोगों को मैं जूम में ला सकता हूँ, कितने लोगों को मैं मीटिंग में कनेक्ट करा सकता हूँ, कितने लोगों को मैं अपने सीनियर पार्टनर से बात करा सकता हूँ। ये सब डिफाइन करना पड़ेगा। आप इसको बोलते हैं प्लानिंग। उसको आप बहुत ही पार्ट पार्ट पे, ये प्रश्न आएगा तो ये आंसर देना पड़ेगा, मुझे क्वेश्चन आंसर में मुझे होना पड़ेगा, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कोई बोलता है ये तो आभासी मुद्रा है, इसका क्या महत्व है, क्या अस्तित्व है, तो हमें इसके अस्तित्व को, जो कि नकार रहा है वो अज्ञानता बस, तो हमें इसके अस्तित्व को, इसके गूंज को, इसकी धमक को उसके मन मस्तिष्क के अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा कि नहीं, आप जो कह रहे हैं वो एक नॉलेज के हिसाब से आप सही कह रहे हैं, विरोधाभास हो सकता है, लेकिन दुनिया बदल रही है, डिजिटल युग में आ गए हैं हम, और डिजिटल एसेट का एक प्रावधान बन चुका है हमारे देश में भी। धारा 115 बीबीएच के तहत आ भी चुका है वो सेक्शन, आप गूगल में सर्च करेंगे तो मिलेगा। ये सब चीजें केवल आभासी नहीं है, ये फिएट करेंसी में कन्वर्ट हो सकती हैं फ्यूचर में। जब आप इनको अर्न करते हैं तो आप फिएट करेंसी में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ये अस्तित्व विहीन नहीं है, बल्कि एक नए युग में टेक्नोलॉजी के परिवर्तन की वजह से नए युग की डिमांड है ये हमें अपनाना ही पड़ेगा। फोन पे, गूगल पे आपने अपनाया, आपने ऑनलाइन बैंकिंग अपनाया, आप इंटरनेट की सुविधाओं को आपने अपनाया, आप बैलगाड़ी से आपने एरोप्लेन की यात्रा को अपनाया, बुलेट ट्रेन की यात्रा को आपने अपनाया। सेम उसी प्रकार से हम फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, वो एक वर्जन था, एक टेक्नोलॉजी थी, किसी वाहन के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, वो एक टेक्नोलॉजी थी। हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए पत्र व्यवहार करते थे, आज हम अपनी बात को सीधे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से लाइव चैट कर सकते हैं। तो संचार की प्रगति हुई। मानव सभ्यता जब जब डेवलप हुई, किसी न किसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया, कोई न कोई टेक्नोलॉजी थी, कोई न कोई खोज थी, कोई न कोई अन्वेषण था। वो एक धुरी चल रही है, लगातार घूम रही है। अंधकार से प्रकाश में आने के लिए भी एक खोज हुई, एक आग का टुकड़ा चकमक पत्थर टकराया और आग निकली, वहां से खोज हुई। अब फिर उससे मानव जीवन का उदय हुआ, एक नया एक सिविलाइजेशन डेवलप होना शुरू हुआ। पहिए का आविष्कार होना, मैं समझता हूं कि आज आप प्लेन में चल रहे हैं, जो आप ट्रेन में चल रहे हैं, बुलेट ट्रेन में चल रहे हैं, आप मर्सिडीज बेंज से चल रहे हैं, आप किसी लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं, आप साइकिल से चल रहे हैं, किसी भी चल रहे हैं आप, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? एक पहिए से शुरुआत हुई। वो एक टेक्नोलॉजी थी कि ऐसे गोल गोल घुमावदार, ऐसा ये लकड़ी का हो या लोहे का हो, लकड़ी ही तो पहले थी, इसके बाद लोहे का आविष्कार हुआ। पहले लकड़ी का गोल गोल चक्का रहेगा, तो उससे हम
जो उसका फिजिक्स का नियम काम करता है, केंद्रीय बल काम करता है, टाउ का नियम काम करता है, कैसे हम आसान कर सकते हैं, कैसे हम कम ताकत लगा करके हम उसको ज्यादा वजन को ढो सकते हैं पहियों के माध्यम से। तो फिजिक्स का काम तो कर रहा था, उल्ला तो काम कर रहा था, लेकिन एक खोज हुई उसी सिलसिले पे, उसी तारतम्यता में, अलग अलग युग में वो अपग्रेड होता चला गया, अपग्रेड वर्जन, फिर अपग्रेड वर्जन, फिर अपग्रेड वर्जन, पहिए से लेकर के और आज मेटावर्स में प्रवेश तक भी ये मानव मस्तिष्क की खोज ही है, उसकी उत्सुकता ही है, उसका, कहते हैं कि आविष्कार आवश्यकता की जननी होती है। आविष्कार तब होता है जब हमारे पास बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। आज मेटावर्स की आवश्यकता है, तो मेटावर्स बन गया, मेटावर्स हमारे बीच में आ रहा है। ये सब चीज अपने उस पार्टनर को बताएंगे कि परिवर्तन की बेला है ये, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा युग है। ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बाहें फैला करके हमें देख रही है, और हम अपने मन मस्तिष्क को, अपने ज्ञान चक्षुओं को हम खोलें और इसमें प्रवेश करें। ये छोटा मोटा कोई स्कीम स्कीम 10 लाख 20 लाख कमाने का, जीवन यापन करने का नहीं है। आप उसके लिए बहुत सारे काम है, प्रॉपर्टी का है, इधर उधर इंश्योरेंस सेक्टर, बहुत सारे पचासों तरह के काम है, कहीं भी जा सकते हैं। एक इंडस्ट्री में अपनी धमक, अपनी पैठ बनाने का काम है मेटावर्स, मेटाफोर्स। आपको एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए आपको एक बेस मिल रहा है। आप अपना खुद का इंटरप्रेन्योर कैसे डेवलप करें, खुद आप एक कैसे एक विजनरी पर्सन होते हुए आप कैसे एक अपना एक बहुत बड़ा ह्यूज टर्नओवर बना सकें, अपनी खुद की कंपनी बना सकें। यद्यपि ये डिसेंट्रलाइज है, पर आप अपने मन मस्तिष्क में ऐसा मान सकते हैं कि मुझे अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेटावर्स दे रहा है आपको। तो ये आप विधिवत और विस्तृत और थोड़ा व्यापक प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको। इस प्लानिंग पे भी आपको वर्क करना पड़ेगा। ये भी प्लानिंग आपको पहले छोटी छोटी हिट करेंगे, फिर इसके बाद बड़ी बड़ी प्लानिंग बनाएंगे। पहले आपको, जैसे मैं बोलता हूँ 1 करोड़ साल का, तो आप, अब मैं, मेरे साथ कोई बैठे, मैं प्लानिंग करूं ये उसको 1 करोड़ साल का, तो पहले मैं बताऊंगा कि वो पहले हर महीने टारगेट रखे 6 लोगों को 6 स्लॉट से लाना, 6 स्लॉट से लाना, और 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम कमाना। ये मैं उसकी प्लानिंग करूंगा प्रथम चरण की। 1 करोड़ साल की कमाने के लिए भी उसका मन मस्तिष्क उस धरातल का होना चाहिए, एक्सपेक्टेंस होनी चाहिए मन मस्तिष्क के अंदर। नहीं तो वो जैसे पत्थर के ऊपर से पानी निकल जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, सेम उसी तरह से हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति को आप 1 लाख रुपए मंथली कमाना सिखा देंगे ना, वो 10 लाख मंथली कमाने में जा सकता है। उसका विश्वास का स्तर बढ़ेगा, 1 से 10 गुना बढ़ सकता है उसका स्थान। समझिएगा बात को। अब 10 लाख रुपए मंथली जो बंदा आएगा, तो वो तो 1 करोड़ रुपए मंथली, 1 करोड़ सालाना आ ही गया है ना, बाई डिफॉल्ट आ गया है। तो 1 लाख से वो 10 लाख मंथली आ सकता है। हिम्मत ठीक है, वो 6 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद आएगा। मैं तो बोलता हूँ कि साल भर में भी 1 CR यदि वो कमा रहा है, तो एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहा है। तो आपको इस तरीके से अपनी प्लानिंग पे वर्क करना पड़ेगा। प्लानिंग के बाद अगला एक चरण आता है बिलीव का। बिलीव है, विश्वास, वो एक कड़ी है जिसके चलते ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा जीवन चल रहा है। विश्वास एक तत्व है। बिलीव, जैसे गुरुत्वाकर्षण, जी का मान, ग्रेविटी का मान, चाहे न्यूटन ने खोजा हो या ना खोजा हो, सेओ न्यूटन के जन्म के पहले भी ऊपर से नीचे तरफ ही गिरते थे ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते। तो जी का मान तो था भी, तब भी था। उन्होंने उसको परिभाषित किया, उन्होंने खोज किया, अब फिर उसके बाद नए नए आविष्कार होने शुरू हो गए। फिर न्यूटन यदि वो नियम न बनाते, वो प्रमेय न बनाते, वो प्रणाली न बनाते, इतना डीप तक जाके कैलकुलेशन न करते, तो हो सकता है आगे बहुत सारे खोज करने में दिक्कत होती। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो इस पृथ्वी में था। सेम उसी प्रकार बिलीव भी एक तत्व है। ये मैं कोई दर्शन शास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप हासिल भी नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज को। पहले तो विश्वास ही करना पड़ेगा। विश्वास इस यूनिवर्स में एक एलिमेंट की तरह है, और वो पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करने में मदद कर रहा है। कई लोग उसी को ईश्वर का नाम दे देते हैं। बिलीव अपने आप में एक ईश्वर का ही अंश है। प्रेम यानी जो अपनापन है, जो एक मधुरता है, जो आपसी भाईचारा है, सौहार्द है,
पति पत्नी, बीवी बच्चों के प्रति, माँ बाप के प्रति, समाज में, सोसाइटी में, कहीं भी मित्रवत जो भी एक प्रेम पनपता है, वो भी एक एलिमेंट एलिमेंट ही है इस यूनिवर्स में, वो फैला हुआ है। उसी को हम सघन रूप में व्यक्त कर देते हैं तो परमात्मा बन जाता है, साक्षात कृष्ण बन के आ जाते हैं, प्रेम की मूर्ति बन करके आ जाते हैं। हमारे ही कंसंट, चूंकि वो फैला है विस्तृत रूप में, हम इतना कंसंट्रेट फॉर्म में उन मंत्रों का उच्चारण किए और मंत्रों की बारंबारता को यूनिवर्स में भेजते गए कि हम खुद ही भगवान पैदा कर लिए। ये मैं साहित्यिक और ये उसकी दर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेटाफोर्स की ही बात कर रहा हूँ। बार बार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बिलीव का महत्व कितना बड़ा है। प्रेम ही अपने आप में ईश्वर है, बिलीव ही अपने आप में ईश्वर है। इस, सा, भगवान शंकर को तो साक्षात विश्वास का ही द्योतक माना गया, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा पार्वती जी को, विश्वास साक्षात शिव को माना गया है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मैं कोई धर्म का विवेचना नहीं करने के लिए आया हूं यहाँ पर, कोई इस टाइप की बात नहीं कर रहा हूं। मेरा सिर्फ एक तात्पर्य कहने का, विश्वास की पराकाष्ठा तक आपको पहुंचना पड़ेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, यस, यदि मुकेश सैनी इतनी इनकम कमा सकते हैं, अनुराग आर्य इतनी इनकम कमा सकते हैं, के एल शर्मा इतनी इनकम इनकम कमा सकते हैं, अमित सूर्यांश इतनी इनकम कमा सकते हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं, पूजा मैम इतनी इनकम कमा सकते हैं, वो पीसी पवार जी इतनी इनकम, ओमकार सर इतनी इनकम, और भी बहुत सारे लीडर जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कई ऐसे लीडर हैं जो बहुत तेजी के साथ इनकम जनरेट कर रहे हैं। डीएन चौहान ने बहुत फास्ट इनकम जनरेट किया, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, अमलेश पटेल ने बहुत फास्ट इनकम जनरेट किया हमारे टीम में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो 6 6 महीने, 8 8 महीने के अंदर इनकम जनरेट कर लिया। बहुत ऐसे लीडर, कितना एग्जाम्पल, ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ढेर सारे, बीएल यादव, प्रमोद सिंह, रवीन सिंह, पता नहीं कितने सारे लीडरों ने इनकम जनरेट किया, प्रदीप पल्लवी लखनऊ से, बहुत सारे लीडरों ने बहुत बड़ी बड़ी इनकम जनरेट किया। मेरा कहने का तात्पर्य है, सब मैं ये विश्वास के लिए आपको बता रहा हूं कि जब हम लोग काम शुरू किए थे, तब हम लोगों के माध्यम से उस समय हम लोग मुकेश सैनी की इनकम देखे थे, केवल मुकेश सैनी। चूंकि मुकेश सैनी जी ने पहले ही दिन करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर लिया था। अब वो चूंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ टेक्सटाइल में वैसे भी दिखता रहता है आईडी में। लेकिन अब आपके पास, यानी नई पीढ़ी जो हमारी आ रही है, हमारी टीम में नए जो नया ग्रुप आ रहा है, उनके लिए तो सैकड़ों एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर दिया। तो विश्वास का स्तर तो नेचुरली बढ़ जाना चाहिए आपका, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। विश्वास ही वो एलिमेंट है जो आपको आगे बढ़ाएगा। बाकी सब में आपने वर्क कर लिया, सब में आपने वर्क कर लिया, यदि आपने इसमें वर्क किया, इसमें वर्क किया, इसमें इसमें वर्क किया, यदि इसमें भी वर्क किया, और यदि आपने इसमें वर्क नहीं किया, विश्वास का स्तर आप नहीं बढ़ा पाए, तो इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं है, ये अस्तित्व विहीन हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे, इनका कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई मोल नहीं रहेगा, कोई भाव नहीं रहेगा। इसलिए बिलीफ का स्तर इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब बिलीफ के बाद बात आती है, लास्ट में एक्शन आती है। एक्शन आती है। एक्शन एक ऐसा बिंदु है, एक ऐसा पॉइंट है कि सब कुछ करने के बाद यदि हम कर्म ही नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, कॉलिंग ही नहीं करेंगे, जूम पे नहीं लाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो फिर हमारी आगे की सारी जो पहले से पूर्व में हमने प्लानिंग बनाया है वो भी सब ध्वस्त हो जाएंगी। तो लास्ट में एक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंह एक होता है जंगल का राजा, और पुरुषार्थ का वो एक बहुत बड़ा एक उदाहरण माना जाता है, पुरुषार्थी होने का। ठीक है, बहुत सारे उसके बारे में किंवदंतियां अलग है, दूसरे का शिकार नहीं करता, खुद करता है, जो भी है जैसा। लेकिन उसके मुख में हिरण, संस्कृत में श्लोक भी हैं इसके लिए बनाए गए हैं, हम लोग बचपन में पढ़े हैं। अपने आप सिंह के मुंह में हिरण जा करके सेट नहीं हो जाता है कि भैया लो तुम बहुत बड़े पुरुषार्थी हो, तुम आओ, है ना, उसको भी, जबकि वो जंगल का राजा सर्वशक्तिमान शक्तिशाली है, ठीक, लेकिन तब भी उसको तब भी वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हर व्यक्ति ने काम किया है, जो भी समाज में किसी भी सेक्टर में चोटी पे रहा हो, चाहे वो सचिन तेंदुलकर की कहानी हो, चाहे लता मंगेशकर की कहानी हो, चाहे अमिताभ बच्चन की कहानी हो, चाहे मोदी जी की कहानी हो, जिसकी भी कहा, जिसका भी आप नाम ले लीजिए, आप करंट की मैं बात कर रहा हूँ, और चाहे इतिहास में आप बड़े बड़े लीडरों का आप नाम ले लीजिए जिनकी लीडरशिप पूरी दुनिया में मानी जाती थी। स्टार्टिंग से आप ले लीजिए, इतिहास के पन्नों में उठा करके, आप अरस्तु से लेकर, सुकरात से लेकर के, लेनिन से लेकर के, आप जितने भी बड़े बड़े हमारे यहाँ, विवेकानंद जी को ले लीजिए, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए,
जिन्होंने इतिहास के पन्नों में, च- चाहे वो लड़ाकू ही प्रवृत्ति के रहे हो, नेपोलियन रहे हो चाहे हिटलर रहे हो, सब लोगों ने वर्क किया है, काम किया है, आलस को त्याग करके काम किया है। अपने वो छोटे से परकोटे से निकल करके अब विश्व विजेता का जिन्होंने ख्वाब देखा, तो उन्होंने निडरता से अपने पैर को आगे बढ़ाया, घर से बाहर निकाला, अपने उस कंदरा से बाहर निकाला, अपने वो जो एक वो भित्ति बना लेते, एक आवरण बना लेते, शुतुरमुर्ग भित्ति जो होती है ना, कि अरे कौन जाए कहाँ जाए, और कोई समस्या आएगी तो हम पीछे हट जाएं, दब जाएं, है ना, अपने मुंडी को रेत के अंदर धंसा लें तो हमको समस्या ही नहीं दिखाई देगी, बात खत्म, कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई समुद्री लहरें हमको नहीं चपेट में लाएंगी, कुछ भी हमको नहीं कर सकता, हम अपने परकोटे के अंदर प्रवेश कर गए। ये तो एक तरह से अकर्मण्यता का सबसे बड़ा उदाहरण हो जाएगा। आपको तो बाहर निकलना पड़ेगा, आपको तो बाधाओं को तोड़ना पड़ेगा, आपको तो उन भित्तियों को, उन आवरण को जो जिनमें आप जकड़ गए हैं, उनको आपको निकालना पड़ेगा। आप अपने सफलता के उस जीन्स को, उस डीएनए को, उस क्रोमोसोम को, उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी में जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है लगातार, चाहे वो न्यूट्रॉन के फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में विस्फोटित हो रहा हो, जिस भी एनर्जी में हो रहा हो, जैसे भी हो रहा हो, जहां पे भी हो रहा हो, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो, चाहे वो न्यूक्लियस से वो इलेक्ट्रॉन अलग हो रहा तो एनर्जी निकल रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में आ रहा हो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से तो एनर्जी निकल रही हो, कहीं भी यदि ऊर्जा का प्रादुर्भाव हो रहा है तो वहां पर कर्मठता है, वहां पर कर्म है, वहां पे वीरता है, वहां पे साहस है, वहां पे उत्साह है, वहां पे उमंग है, वहां पे आगे बढ़ने की एक जज्बा है, एक विजेता की बात लड़ने का एक अंदर, एक कहना चाहिए विचारधारा प्रवाहित हो रही है, तभी उसने इतिहास में बड़ा बड़ा काम किया है, जो भी हो। तो हमें तो उस माइंडसेट से निकलना ही पड़ेगा और काम तो करना ही पड़ेगा। इन सब में पांचों चीजों को बीच बीच में इसलिए बोलता हूँ कि आधारभूत संरचना है हमारी लाइफ की, इनसे हम हट करके हम सफलता को प्राप्त करना, इनको हटा करके हम सफलता के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, इतिहास में भी नहीं सोचा गया है। भगवान श्री राम ने भी यदि किया है तो इन्हीं फार्मूले को इस्तेमाल किया है, वो भी ड्रीम सेट किए कि मुझे लंका लंका तक पहुंचना है, इतनी इतनी बड़ी विशाल राक्षस सेना, हमारे पास तो कुछ नहीं है, इतना स्ट्रांग ड्रीम कि भालू, बानर, भील, कोल, करात, आदिवासी सबको समेट के हर हर समाज के हर वर्ग को उन्होंने अपना लिया और अपना बना लिया, सबको राममय कर दिया, ऊर्जामय कर दिया, सबके अंदर वही उत्साह, वही विवेक, वही उमंग, वही चरित्र बल, वही करेक्टर सबके अंदर पैदा हो गया, सब बिल्कुल बैलेंस हो गए। और फिर वो जब यात्रा राम जी की वानर सेना जब चली, तो फिर आपको पता है कि भी इतिहास में आज तक गाया जाता है, आज तक उदाहरण दिया जाता है। तो उन्होंने भी प्लानिंग किया, उन्होंने भी, उनके अंदर भी विश्वास था, और उन्होंने फिर कर्म किया, और फिर इसके बाद उन्होंने उस चीज को हासिल किया, उसके बाद फिर वो अ, राजा राम बने। राम इसलिए पूजे जाते हैं दुनिया में, इतने बाधाओं को उन्होंने पार किया, इसलिए कोई चैलेंज आएगा, चैलेंज अभी आ रहा है इस समय, चैलेंज नो डाउट चैलेंज आएगा, क्योंकि ये नया नया युग है, नई नई चीज है, नई नई टेक्नोलॉजी है, समाज में, समाज तो पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ऐसा तो किसी ने देखा ही नहीं था कि ये भी दुनिया हो सकती है क्या, डिजिटल दुनिया से भी इतना बड़ा इंटरप्रेन्योर बनाया जा, इतना बड़ा स्टार्टअप किया जा सकता है क्या, क्या 30,000 40,000 लाख रुपए से शुरू करके क्या 200 300 500 करोड़ की यात्रा की जा सकती है क्या, ये मन मस्तिष्क के अंदर कैसे पेनिट्रेट हो, कैसे जाए। तो निश्चित तौर से उनका बोलना लाजमी है, उनका बोलना अपने अपने लेवल पे सही है, हमें बताना पड़ेगा इस अद्भुत, इस नायाब, इस वंडरफुल दुनिया, टाइम ट्रेंड और टेक्नोलॉजी का अद्भुत मिलन, अद्भुत सामंजस्य, इससे जो प्राकट्य हो रहा है धन, इससे प्राकट्य हो रहा है जो एक टीम, इससे जो डेवलप हो रहा है इकोसिस्टम, वो इकोसिस्टम आपको कितनी बड़ी पैसिव इनकम और कितनी बड़ी यात्रा कराने वाली है, ये आपके मन मस्तिष्क के अंदर 24 घंटे अंकित और टंकित होना चाहिए, आपके मन मस्तिष्क के अंदर हमेशा गुंजायमान होना चाहिए, हमेशा एक इनर, एक मस्तिष्क के अंदर आपको एक ये सॉन्ग चलना चाहिए, म्यूजिक चलना चाहिए कि मैं मेटावर्स के दुनिया में एक बहुत बड़ा मल्टा मिलेनियर वाली टीम का निर्माण कर रहा हूँ, जो टीम आगे बढ़ेगी। हम यहाँ पर व्यक्तिगत की बात ही नहीं करते, हम यहाँ व्यक्ति से व्यक्तित्व हो जाते हैं, हम यहाँ पर हम पूरी टीम एक साथ मिलकर काम करते हैं,
हम सब एक हो जाते हैं, फिर आगे की यात्रा करते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई अहम भाव जैसे आने का मस्तिष्क में कोई बात ही नहीं हो सकती। वो अहम भाव तो कब का तिरोहित हो चुका होता है। जब टीम भावना की बात आती है, टीम निर्माण की बात आती है, टीम के साथ आगे बढ़ना, आगे बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, जब इस भाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तब यहाँ पर अहम का स्थान रह ही नहीं जाता। यहाँ पर केवल टीम का ही रह जाता है, टीम का गोल, टीम का ड्रीम, टीम को आगे बढ़ना। टीम ने ये डिसाइड किया, जैसे केएल शर्मा सर ने कहा है कि हम 1,000 करोड़पतियों की फौज पैदा करेंगे। 1,000 करोड़पतियों की फौज पैदा करने में मेरा रोल कितना अहम हो सकता है, मैं अपना कितना दे सकता हूँ, मेरा रोल कितना बड़ा हो सकता है। फिर ऐसे ही दूसरी मेरी टीम का तो कोई दूसरा पार्टनर, तीसरा पार्टनर, चौथा पार्टनर, इस तरीके से एक सामंजस्य स्थापित होता है। लेकिन शुरुआत बहुत बेसिक से होती है। बेसिक क्या है? 6 स्लॉट से पहले 6 लोगों को लाने की कवायद शुरू करें, 1 लाख रुपए मंथली आए। यहाँ से कितना धरातल, कितना सतही बात हो रही है। पहले इसमें आ पाओ, नहीं तो ये सब बातें आपको आपके मन मस्तिष्क से निकल जाएंगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें आपको। जब इसमें आ जाएंगे तो आपका विश्वास का प्रथम चरण हासिल कर लेंगे। फिर आप 1 लाख में आ जाएंगे तो 2 लाख, 5 लाख मंथली भी आ जाएंगे। और फिर एक वक्त ऐसा है 10 लाख मंथली भी आ जाएंगे आप। इस तरीके से आपको सुनियोजित तरीके से योजना बनानी पड़ेगी मेरे साथियों। तो चलिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आज एक छोटी सी स्टोरी बता करके कहा इसको, इस मीटिंग को खत्म करूंगा। इसके बाद शाम को टाइगर टीम इंडिया के अपन मंच पर मिलेंगे। छोटी सी स्टोरी मैं इसलिए सुना रहा हूँ, कहते हैं कि स्टोरी जो होती है, कहानियां जो होती हैं, वो शब्दों के ऐसे वर्णों से ऐसे गूंथे रहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में जो याददाश्त का पिटारा होता है, वहां पर वो ज्यादा दिनों तक स्मृति के रूप में बने रहते हैं। कोई कहानी या कोई दृष्टांत आपने सुना तो ज्यादा दिनों तक याद रहेंगे आपको। तो मैं यहाँ पे सीनियर पार्टनर का महत्व बता रहा हूँ। चाहे आप मेटावर्स कुछ भी आ जाए, आप सीनियर पार्टनर से बराबर संपर्क में रहिए, बराबर आपका संवाद हो, बराबर कम्युनिकेशन आपका होता रहे। उससे बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं, बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं आपको। उनको शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता है। एक छोटी सी स्टोरी है। स्टोरी ये है, ये एक जंगल में एक शेर, बहुत रियलिस्टिक बात बता रहा हूँ, इसका मैसेज बहुत मार्मिक है और बहुत ही रिलेट करने वाला, बहुत सामयिक है, बहुत रिलेवेंट है। वो शेर एक गाय को मतलब शेर जैसे जंगल का था, बट थोड़ा सा वो मानवीय बस्तियां, जहाँ मानवीय बस्ती थी, मानव लोग जहाँ रहते थे, मनुष्य की बस्ती के आसपास के एरिया में थोड़ा सा आ गया और एक गाय पे झपट्टा मारने के लिए प्रयास किया। तो गाय बहुत तेज, स्वाभाविक है, अपनी जान बचाने के लिए भागी वो। और जब भागी और शेर भी पीछे से दौड़ रहा था, संयोग ऐसा हुआ कि एक दलदल में गाय जाके फंस गई। और शेर भी भावातिरेक था, भाव में था वो, तो उसने भी आगे पीछे कुछ देखा नहीं और जोश में होश गंवा बैठा और वो भी दलदल में जाकर के फंस गया। 15-20 मीटर का डिस्टेंस था दोनों के बीच में। चूंकि गाय जो है तो थोड़ा सा आगे तक चली गई थी, अब शेर पहले ही फंस गया। तो जब शेर फंस गया पहले, तो अब ये 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे हो गया। पहले बात तो गाय को थोड़ी सी सांस में सांस आई, थोड़ा सा हल्कापन महसूस हुआ कि चलो ठीक है, खा तो लेगा शेर, लेकिन अभी तो थोड़ा सा चलो हमको मौका मिला, थोड़ा सुस्ताने का मौका मिला, थोड़ा उसका बीपी धड़कन कम हुआ। जस्ट कहानी है, इसका भाव समझिएगा। शेर को भी अब समझ में आ गया है कि अब उसकी जान लेने की क्या बात है, अब तो अपनी जान बचाने की बात बात हो रही है कि मैं कैसे बच पाऊं। अब उसको भी अब दिख रहा था कि मैं धीरे 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 धंसता ही चला जा रहा हूँ, बहुत धीमी ही गति से, लेकिन धीरे धीरे नीचे ही तरफ जा रहा हूँ। तो उसको अब पता चल गया कि अब तो उस गाय को खाया नहीं जा सकता है, शिकार तो किया नहीं। गाय को भी पता चल गया अब 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा बीतते बीतते कि अब तो नहीं हो सकता है। तो ये सुबह की बात थी लगभग। आप शाम के टाइम पे जनरली गाय अपने मालिक के पास चली जाती हैं, ठीक है। तब गाय शेर से बोलती है कि शेर भैया, आप ये बताओ एक बात, कि क्या आपके जीवन में कोई आपका मालिक है, कोई आपका मेंटर है, कोई आपका सलाहकार है, जिसके लिए आप सब कुछ बता सकते हैं, अपना 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 विचार, कुविचार, अपनी कमियां, अपना अपनी ग्रोथ, अपनी गुण, अपना गुण जो है आपके अंदर, जो सब कुछ क्या बता सकते हैं? क्या किसी को आपने इतना मौका दिया है जीवन में, इतना स्पेस दिया है
सब कुछ बता सकते हैं। कोई ऐसा मेंटर है? शेर बोलता है कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो इस कंडीशन में, इस जगह पे? मैं तो जंगल का राजा हूँ, शहंशाह हूँ। मैं, मेरा कौन सा सलाहकार होना चाहिए? मेरा कोई सलाहकार नहीं, मैं शेर हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। तो बोली हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो शेर कुछ टाइम बाद पूछता है, पर तुमने पूछा ऐसा क्यों? अब कहानी का मर्म समझिए। शेर पूछता है गाय से, तुमने ऐसा पूछा क्यों? तो गाय बोलती है, अब दोपहर हो गई है, ठीक है, अब शाम जैसे जैसे ढलनेगी, तो मेरा मालिक अभी गांव के बाहर आएगा ढूंढने के लिए कि अभी तक गाय आई क्यों नहीं। बछड़े भी होंगे, दूध भी मैं देती हूँ। तो कुल मिला के मेरा मालिक से के प्रति मेरा एक मोह है, एक अपनापन है, एक लगाव है, एक आत्मीयता है, एक प्रेम का एक बंधन है। एक, भले मैं गाय हूँ, वो मनुष्य है, लेकिन प्रेम तो प्रेम होता है, वो तो किसी से भी हो सकता है। तो वो अभी आएगा। उस वो जो प्रेम की अकुलाहट है, बेचैनी, वो रोकेगी ही नहीं, वो घर में रुक ही नहीं सकता, वो ढूंढना शुरू कर। और इतने में देखा कि उसका मालिक आ ही रहा था। तो बताया कि वो देखो मेरा मालिक आ रहा है, और मेरे को तो निकाल ही ले जाएगा। मालिक आया, सचमुच में देखा कि ये कंडीशन है, शेर भी है, तो पहले तो वो डरा। फिर इसके बाद पता चला कि शेर तो अब असहाय अवस्था में है, अब तो उसकी अंतिम सांसें गिन रहा है। और उसने गाय को फिर और भी अपने दो चार साथियों को बुला करके रस्सी उस्सी फेंक के लगा करके अपना सब निकाल लिया। भाई मनुष्य है, मनुष्य एक ऐसा उसके मस्तिष्क की क्वालिटी तो अलग ही है, वो निकाल लिया वहां से। तो ये कहानी का तात्पर्य समझिएगा बात को। अब जब आप जीवन में आप घिरे हों, परेशानियों में हो, आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं 1280 महीने में कैसे निकालूं, मैं $2000 कैसे इनकम जनरेट करूं, मैं कैसे एनएफटी से इनकम जनरेट करूं, कैसे मेरे वैलेट में फोर्स कॉइन बढ़ता रहे, कैसे मैं बिट फोर्स की माइनिंग कर पाऊं, कैसे मेरा टीयर लगातार नौमा टीयर तक हो जाए, कैसे मेरे पास 256 चिप हो जाएं। अभी तो मेरे पास बहुत कम चिप हैं। कैसे करूं मैं, क्या करूं मैं? किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया सामने वाला व्यक्ति। तो उस समय काम आता है अपलाइन का मार्गदर्शन, सीनियर पार्टनर की जो सुझाव होते हैं वो काम आते हैं। वो कैसे डेवलप किए, उन्होंने क्या काम किया, वो किस तरह से इन मुसीबतों से निकले, और कैसे एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर पाए। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जीवन में मेंटर का बहुत बड़ा महत्व है, और आप अपने मेंटर से कनेक्ट रहिए। और बस इन्हीं बातों के साथ मैं मीटिंग यहाँ पे क्लोज भी करता हूँ। और शाम को टाइगर टीम इंडिया के मंच पे प्लान प्रेजेंटेशन पे अपन मिलते हैं। और यहाँ पर मीटिंग मैं ही क्लोज कर रहा हूँ साथियों। 1 मिनट। तो चलिए शाम को अपन मिलते हैं टाइगर टीम इंडिया के प्लान प्रेजेंटेशन में। आप सब लोगों से आज बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं एक्साइटेड हूँ। शाम को मिलते हैं प्लान प्रेजेंटेशन के साथ। थैंक